जितने भी टीआरएल के बच्चे हैं सबका मन में एक रुझान है, हम एमए करेंगे और एमए के बाद हम नेट जेआरएफ का तैयारी करेंगे। तो आप बताइए कि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम होता क्या है? सभी भाषाओं के सामंजस्य से ही स्थापित हुआ है, तो सभी भाषाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वे लोग सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हैं तो क्या वो पीएचडी नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। छोटो मोटो या खोड़ा ये भाई गोटा गावे के भेसुरा नाचे गे, ये हो नाचे गे, मोके छलो के ना बने को नाचे गे, मोके छलो के ना बने को नाचे गे। पीएचडी करने के बाद क्या क्या संभावनाएं हैं? तो बताइए सर, नेट जेआरएफ के लिए योग्यता क्या है? लोके बोले दधी नगरे पुराण कांदे जसोदार घरे, ए भाई पुराण कांदे जसोदार घरे, चल दादा मथुरा नगरे। क्या आपने जब नेट जेआरएफ की तैयारी की थी तो किसी खास बुक से, किसी खास लेखक से या फिर किसी खास प्रकाशन से तैयारी की थी? तो हमने जाति विज्ञान, भाषा विज्ञान, हमारे जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में तो 9 भाषा को पढ़ना पड़ता है, तो कितने दिन लगाना पड़ता है ऐसी तैयारी करने में? ये बताइए कि जेट और नेट में बेसिक जो अंतर है वो क्या है? जितने भी यूजीसी नेट के विद्यार्थी हैं जो उस एग्ज़ाम को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि क्या सेल्फ स्टडी से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है? क्यों नहीं? एक्चुअली 50 ही दिन मिला था कि जेट और जेटेट एग्जाम दोनों अलग अलग हैं या सेम है? सिनॉप्सिस रेडी होने के बाद में उसको कोई शिक्षक लोगों से, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लोगों से उनको चेक करवाना पड़ता है कि आखिर नेट जेआरएफ और एसआरएफ होता क्या है, दोनों में अंतर क्या है? छोड़ दिया। लेकिन होता क्या है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। आप पीएचडी कर रहे हैं, अभी आपका एसआरएफ भी हुआ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप नेट जेआरएफ का तैयारी या फिर पीएचडी करने का सोच आपका कहाँ से आया? आप किससे इंस्पायर हुए? लेकिन समय समय पे वैकेंसी नहीं आने के कारण लोग डॉक्टरेट करने के बाद वंचित हो जा रहे हैं। तो एनएफ किन लोगों को मिलता है? इसके लिए योग्यता क्या है? जो नेट पास करते हैं उन्हें भी शायद सीएम स्कॉलरशिप मिलता है। क्या होगा कि उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे मटेरियल को सबसे पहले आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। पेपर 1 की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट किताब कौन सी है? पेपर 1 कंप्लीट होने के बाद आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेमंत टॉक्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ाई जब अपना शुरू करते हैं, गांव के छोटे से स्कूल से हम लोग जाते हैं, 1 क्लास 2 क्लास करते करते 5 क्लास पढ़ते हैं, उसके बाद फिर 6ठा 7वां करते करते हम लोग मिडिल स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, यानी 8वीं तक का पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग हाई स्कूल में जाते हैं, 9वीं 10वीं कंप्लीट कर लेते हैं, वहाँ से हम लोग का मैट्रिक कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं इंटर में, यानी 11वीं और 12वीं में। वहाँ से हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ाई करते हैं। उसी के बाद हम लोग कॉलेज में पहुँच जाते हैं, जहाँ से हम लोग अपना स्नातक की पढ़ाई यानी अंडर ग्रेजुएट कहें या फिर यूजी की पढ़ाई करते हैं। उसी दौरान हम लोग फिर उससे और उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं हम लोग और पढ़ते हैं एमए में, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में। तभी हमें एक नया चीज पता चल जाता है, क्योंकि जब हम लोग छोटे रहते हैं तब हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं जिनके द्वारा किन किन चीज़ों की बहालियाँ होती हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर आप 1 से 5 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको जेटेट का एग्जाम पास करना होता है, वो आपका एलिजिबिलिटी का एग्जाम है। वहीं इसी तरह से जब हम लोग कॉलेज के बारे में सोचते हैं तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि हमें कोई प्रोफेसर साहब होते हैं, वो पढ़ाते हैं। तो इसकी बहाली कैसे होती है, इसका
मन में कभी ना कभी सवाल आपके भी मन में आता है और हमारे भी मन में आता है। लेकिन जब हमें पता चलता है पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते करते कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हमें यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद हम लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम प्रयास कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ यूजफुल चीजें लेकर आ रहे हैं जो कि यूजीसी नेट की तैयारियां कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर यूजीसी नेट के बारे में जानना चाहते हैं कि यूजीसी नेट क्या है, यूजीसी नेट पास करने के बाद क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर किसी के मन में ये सवाल है कि उन्हें पीएचडी करना है, पीएचडी करने के लिए कौन सा एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है, अगर कोई सुने होंगे कि जेआरएफ होता है यूजीसी के नेट में ही, तो जेआरएफ क्या है, झारखंड में अभी जो आयोजित होने वाला है जेट एग्जाम क्या है, जेट एग्जाम के बारे में सारी जानकारियां, उसके अलावा यूजीसी नेट के बारे में सारी जानकारियां आज के वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। क्योंकि आज हम आप सभी की मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने वाले हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं और वर्तमान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आप सभी का मुलाकात करा रहे हैं अशोक कुमार पुराण जी से, जो कि वर्तमान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से कुड़माली भाषा में पीएचडी कर रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम उनसे जानते हैं यूजीसी नेट के बारे में, जेट के बारे में, यूजीसी नेट पास करने के बाद कैसे आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं, पीएचडी क्या है, पीएचडी करने के बाद कौन कौन सी आपके लिए संभावनाएं खुल जाती हैं, कला संस्कृति का क्या महत्व है यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करने में। झारखंड में अगर आप टीआरएल में यानी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं से यूजी या पीजी में पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे आने वाले दिनों में आप किस तरह से यूजीसी नेट की तैयारियां कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या योजनाएं बना सकते हैं, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी होंगी, सारी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो फिर इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आपके मन में जो भी सवाल आते हैं यूजीसी नेट को लेकर, सारे सवालों को हम एक एक करके पूछने वाले हैं। इस वीडियो में यहाँ पर इंटरव्यू 2 लोग लेने वाले हैं, एक मैं सुदर्शन लेने वाला हूं और दूसरा हमारे इस हेमंत टॉक्स के फाउंडर कुमार हेमंत लेने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में यूजीसी नेट के बारे में विस्तार से सारी जानकारियां और आपकी मुलाकात कराते हैं 5 परगना के व्यक्तित्व कार्यक्रम में अशोक कुमार पुराण जी से। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं यूजीसी नेट के बारे में विस्तार से। जोहार, मैं कुमार हेमंत आप सभी को हमारे YouTube चैनल हेमंत टॉक्स पर स्वागत करता हूं। 5 परगना क्षेत्र के व्यक्तित्व कार्यक्रम में आज हम ऐसे शख्स के सामने आए हुए हैं जो फिलहाल कुड़माली भाषा से पीएचडी कर रहे हैं। चलिए अब हम मिलाते हैं उस शख्स से जिनका नाम है अशोक कुमार पुराण। जोहार आप सभी को। तो चलिए हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो बताइए सर आप कि अभी जो हमारे जितने भी टीआरएल के बच्चे हैं सबका मन में एक रुझान है, हम एमए करेंगे और एमए के बाद या फिर जो परसुइंग है उस समय हम नेट जेआरएफ का तैयारी करेंगे। तो अब बताइए कि नेट जेआरएफ एग्जाम होता क्या है? देखिए बात यह है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की बात हो रही है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाई होती है, इसमें सभी भाषाओं में एमए करने से यूजीसी नेट की एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। तो विशेष करके जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के स्टूडेंट के लिए ही हम बोलना चाहेंगे कि एमए करने के बाद में लोगों को एमए करने के दरमियान में पता चलता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है जिसका मापदंड होता है एमए, और उसमें क्वालिफाई करने के बाद में बच्चे को शोध करने का और भाषाओं में विभिन्न चीज़ों की खोज करने का एक अवसर प्रदान होता है और आगे के लिए उसमें उस भाषाओं से पढ़े हुए स्टूडेंट जो कि शिक्षक बन सकते हैं, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जिससे बच्चों को एक रुझान रहता है कि हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर ही बने। तो आप बताइए कि जो भी बच्चा लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें आप
क्या सुझाव दीजिएगा कि आप लोग किस तरह से प्रिपरेशन करें? जितने भी यूजीसी नेट के विद्यार्थी हैं जो उस एग्ज़ाम को लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि 9 के 9 भाषाओं की जितने भी उनकी साहित्य है, सभी साहित्य को गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है और साथ में अपने भाषाओं को भी पढ़ना है, जिससे कि उनको उस एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिल सकता है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में इतनी समृद्ध नहीं है कि उस एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाएं अभी सभी भाषाओं के सामंजस्य से ही स्थापित हुआ है, तो सभी भाषाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि हिंदी साहित्य भी है और जाति विज्ञान है, भाषा विज्ञान है और 9 के 9 भाषाओं की लोक साहित्य पढ़ना है, जिसमें कि झारखंड भी पढ़ना है, झारखंड के महापुरुष पढ़ना है, झारखंड के आपके लोक साहित्य पढ़ना है। इसके अलावा कि साहित्य है, साहित्य में आपका साहित्य के तत्व है। तो आप इतना सारा बता दिए अभी, क्या आपने जब नेट जेआरएफ की तैयारी की थी तो किसी खास बुक से, किसी खास लेखक से या फिर किसी खास प्रकाशन से तैयारी की थी? जब इस एग्ज़ाम को लेके प्रिपरेशन किया तो हमने जाति विज्ञान, भाषा विज्ञान, जिसमें कुछ राइटर का बुक को हमने फॉलो किया। उसके अलावा जो झारखंड की पारंपरिक कलाएं हैं, जिसमें गिरधारी राम गंझू सर का बुक को फॉलो किया। उसके बाद 9 के 9 भाषाओं की लोक साहित्य की सभी मटेरियल की खोज के हमने इकट्ठा किया। उसके बाद झारखंड के डॉक्टर मनीष रंजन के पुस्तक से हमने पढ़ा। उसके बाद शिवांगन पब्लिकेशन से पढ़ा। उसके बाद हमने लुसेंट भी फॉलो किया और ऐसे और भी कुछ पुस्तक हैं, जैसे उड़ान पब्लिकेशन है, उसको भी हमने पढ़ा और जिससे हमको कुछ जानकारियाँ मिला। उसके बाद फर्स्ट पेपर के लिए हमने KBS मदान का बुक को फॉलो किया, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उस पुस्तक में उसका मुद्रित किया गया है, जिससे हमको उस एग्ज़ाम में तैयारी करने की काफ़ी सहूलियत हुआ। आपने इतना सारा बुक लगभग कितने दिनों में आप खत्म कर दिए थे? आपने तो बहुत सारा बुक का नाम ले लिया, पेपर 1, पेपर 2। हमारे जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में तो 9 भाषा को पढ़ना पड़ता है, तो कितने दिन लगाना पड़ता है ऐसी तैयारी करने में? इस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए समय तो काफ़ी लगते हैं, लेकिन मेरे पास में समय की काफ़ी अभाव था और हमने उस समय के अभाव में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का प्रयास किए। उसमें हमको एक्चुअली 50 ही दिन मिला था। 50 दिन में हमने फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, दोनों पेपर का प्रिपरेशन किए हम। वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। मुश्किल से 2 महीना भी नहीं और आपने नेट जेआरएफ, जो कि सबसे टॉप एग्जाम माना जाता है, आपने इस एग्जाम को क्रैक कर लिया। तो आपको मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। फिर आप बताइए सर कि जैसे बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं कि हमको इस कोचिंग में जाना है, उस कोचिंग में जाना है, अनेक सारे शिक्षण संस्थाएं हैं, तो क्या सेल्फ स्टडी से यह चीज पॉसिबल नहीं है? क्यों नहीं पॉसिबल है। सेल्फ स्टडी से बड़ा स्टडी कुछ भी नहीं हो सकता है। कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। सारे 9 के 9 भाषाओं के पुस्तक हमारे झारखंड में एक पुस्तक की दुकान है, झारखंड झरोका, जहाँ पे कि सारे पुस्तक अवेलेबल है। अगर सारे 9 के 9 भाषाओं की साहित्य को अगर खरीद लिया जाए और उसको एक निर्दिष्ट समय लेके उसको अगर पढ़ लिया जाए, तो कोचिंग जाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि सेल्फ स्टडी से ही इस एग्ज़ाम को लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी आपने बोला सर कि 9 के 9 भाषा के साहित्य को पढ़ना है, तब तो बहुत महंगा पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि 9 भाषा का कितने सारे बुक होंगे। मैं सिलेबस चेक कर रहा था पिछले दिनों चेक कर रहा था सिलेबस, तो देख रहा हूँ वहाँ काफी सारे
बुक का नाम है, तो ये तो एक मध्यम वर्गीय छात्र या कमजोर छात्र का बहुत दिक्कत होगा। तो इसके लिए ऑनलाइन कुछ सुविधा या फिर जो कम खर्चा में पार हो, ऐसा कुछ सुविधा नहीं है? इनकी पुस्तक के लिए आपको अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, पुस्तक सबके लिए संभव तो नहीं है, लेकिन हमारे समय में भी इस तरह की संभव नहीं था। जिससे कि हमने कुछ मटेरियल को अपने सगे साथियों लोग से हमने जेरोक्स करके उसको कलेक्शन किया और उससे हेल्प लिया, और कुछ झारखंड से संबंधित चीज़ों को हमने यूट्यूब से भी सर्च करके पढ़ा, कुछ चीज़ों को हमने गूगल से खोज के देखा, हिंदी साहित्य को, जिससे हमको सहूलियत मिला। आपने सही कहा। मैं भी एक टीआरएल का स्टूडेंट हूँ, एमए कंप्लीट हो गया है, तो मैं भी अभी नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहा हूँ। तो आपने जिस तरह से बोला कि गूगल से पढ़ा, एआई से, यूट्यूब से पढ़े, और भी बहुत सारे जो भी बुक मिल रहा है उनको जेरोक्स करके पढ़े, मैं भी उसी तरह से अभी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि इतने सारा बुक को इतना कम समय में कवर कर पाना मुश्किल है। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो बताइए सर, नेट जेआरएफ के लिए योग्यता क्या है? देखिए, नेट जेआरएफ के लिए योग्यता ये है कि कोई भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री होना चाहिए, और मास्टर डिग्री में जो भी परसेंटेज आती है उसमें कम से कम 55% मार्क्स होनी चाहिए उस स्टूडेंट के लिए, तो ही उस एग्ज़ाम के लिए वो एलिजिबल हो सकता है। आप पीएचडी कर रहे हैं, अभी आपका एसआरएफ भी हुआ, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप नेट जेआरएफ का तैयारी या फिर पीएचडी करने का सोच आपका कहां से आया? आप किससे इंस्पायर हुए? देखिए, जहाँ तक होता है कि पीएचडी करने की प्रेरणा की बात जो आई, ये तो हमने पहले नहीं सोचा था, लेकिन जब हमने जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं में एमए करने के लिए गया, तो वहाँ पे काफ़ी सीनियर सिटीजन लोग से मिले, काफ़ी सर लोग से मिले, तो उस दरमियान में पता चला कि नहीं, ये रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। आखिर शोध होता क्या है? तो हमने जाना कि नहीं, जो एमए कर चुका है वही नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके एक शोध करता है कि एक विशेष सब्जेक्ट पे वो खोज करता है, उसके लिए एक टॉपिक रहता है। तो ये सब को देख के हमको भी लगा कि नहीं, हमें भी करना चाहिए, और हमने भी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, और क्वालिफाई करने के बाद में रिसर्च कर रहे हैं अभी, और हमारी एसआरएफ हो चुकी है। आप बताइए सर, आप कितने अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम को आपने क्रैक किया था? कोई भी एग्जाम के लिए हम तो बोलेंगे कि सबसे पहले कि उनका सिलेबस को समझना पड़ता है, उनका पैटर्न को समझना पड़ता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से पूछता है, क्या, और उस क्वेश्चन के लिए हमें कैसे पुस्तक की ज़रूरत है। जब हम फर्स्ट ईयर कंप्लीट किए तो हमको पता चला कि नहीं, हम अपियर हो गए हैं उस एग्जाम को लेके, तो हमने कुछ पुस्तकें देखी थी उस समय, तो कुछ पढ़े, तो उसमें कुछ आइडिया मिला, लेकिन हम संपूर्ण रूप से उस एग्जाम के लेके, उस सिलेबस को लेके हमने परिपूर्ण नहीं हुए थे। तो हमने अपियर हुए, तो हमको जब मौका मिला तो हमने उस एग्जाम के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के दरमियान हमने देखा कि कुछ क्वेश्चन जो कि है कि हम जो फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं उस क्वेश्चन को हमने कुछ अटेम्प्ट किया, और कुछ क्वेश्चन जो है कि मुझे वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुई थी पीजी का, तो जिसमें हम पढ़े नहीं थे, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको हमने छोड़ दिया। लेकिन होता क्या है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, इसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने उस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुआ, तो हमको पता चला कि ये इस एग्जाम के लिए और हमें पढ़ने की जरूरत है। तो जो भी बच्चे जेआरएफ कर रहे हैं, तो आप बताइए उन सारे बच्चों को कि पीएचडी करने का क्या प्रोसेस है? देखिए, पीएचडी करने की प्रोसेस के बारे में तो हम बोलेंगे, सबसे पहले एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, यूजीसी नेट जेआरएफ करने के बाद में आपको वार्ड लेटर मिलेगा और यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आपको प्रोसेस प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, आपकी किस सब्जेक्ट की और किस साहित्य में किसके और आपके रुझान है, उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक को सिलेक्शन करना होगा, और उस टॉपिक में आपको एक सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है। सिनॉप्सिस रेडी होने के बाद में उसको कोई शिक्षक लोगों से, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लोगों से
उनको चेक करवाना पड़ता है कि कहीं मेरा सही जगह सही से बन रहा है नहीं बन रहा है सिनॉप्सिस, मेरा टॉपिक सही हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके बाद करना क्या है कि आपको विश्वविद्यालय के जिस सब्जेक्ट से आप जुड़े हैं उस सब्जेक्ट के सर से आपको कांटेक्ट करना है, शोध निर्देशक की खोज करना है। सबसे पहले शोध निर्देशक मिलने के बाद में आपको उस विभाग से जाके एप्लीकेशन देके आपको उसका प्रक्रिया को फिर कंटिन्यू रख के आगे फिर आपको डीआरसी कराना है, फिर रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में फिर आपको शोध की प्रक्रिया को जारी रखना है। और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आपको फेलोशिप अप्लाई करना पड़ेगा, और नेट हैं तो फिर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको आप जितना जल्दी हो अपने शोध करके 3 साल के अंदर में कम से कम आपको इसको शोध रिपोर्ट को जमा करने की ज़रूरत है फाइनल, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की। तो आपके जैसे समय हो और उस समय के हिसाब से अपने रिसर्च को बढ़िया से कीजिए और रिसर्च करके उसको जमा कीजिए। यही एक इसका प्रक्रिया है। उसके बाद कुछ इंटरव्यू की प्रक्रिया गुजरती है, जिसमें सभी इंटरव्यू में आपको एक जवाबदेही बनना पड़ता है शोध को लेके। और उसके बाद आपकी ये पीएचडी की जो डिग्री है ये कंप्लीट हो जाएगी। तभी से हम लोग चर्चा कर रहे हैं नेट, जेआरएफ, एसआरएफ। आखिर नेट, जेआरएफ और एसआरएफ होता क्या है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए नेट जो होता है कि नेट का एक कटअप रहता है जब एग्जाम होता है, तो जिसमें वो नेट के लिए एलिजिबल होता है, और उसका 6% ऑल ओवर इंडिया में उस सब्जेक्ट से लिया जाता है। 6% जिसका ज़्यादा नंबर होता है उसमें जेआरएफ दिया जाता है। उसमें और भी कुछ मापदंड है, जैसे एनएफ ओबीसी। ओबीसी स्टूडेंट के लिए एक एनएफ ओबीसी मिलता है, जिसकी कुछ 1-2 नंबर के कारण जेआरएफ छूट जाती है, उसको यूजीसी की ओर से एनएफ ओबीसी दिया जाता है। तो यही अंतर है दोनों तीनों में, कि नेट होता है कि हमेशा के लिए होता है, और जेआरएफ होता है कि एक लिमिटेड समय के लिए होता है। अच्छा। उस समय में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, अन्यथा वो सिर्फ जेआरएफ डिग्री ही बन के रह जाएगा। आप उससे उसकी जो सरकार की ओर से जो आपको सहायता मिलेगा वो सहायता आप नहीं ले सकते हैं। फेलोशिप। तो एसआरएफ होता क्या है? एसआरएफ ये होता है कि आप जेआरएफ हैं, जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलो हो गया। जेआरएफ हमें एग्जाम क्वालिफाई करके मिलता है, और एसआरएफ जो होता है कि आप 2 साल रिसर्च करने के बाद में आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा। आप कितने चैप्टर में आप काम कर पाए हैं, उसी के आधार पे 2 साल में एसआरएफ होता है। तो एसआरएफ होता है कि सीनियर रिसर्च फेलो। उसके बाद एक प्रमोशन मिलता है जिसको हम लोग एसआरएफ बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी सुपरवाइजर और आपकी एचओडी और एक बाहर से जो एक्सपर्ट बुलाया जाता है, जिन्होंने कुछ रिसर्च को लेके आप पे क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन की एक संतुष्टिजनक उत्तर मिलने के बाद आपको एसआरएफ के लिए एलिजिबल किया जाता है। उसके बाद वो एसआरएफ होता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक पीएचडी शोधार्थी कहें या फिर एक अभी स्टूडेंट कहें, कुरमाली भाषा में वर्तमान में ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं। इनका नाम है अशोक कुमार पुरान। अभी आपने वीडियो में देखा था। इससे पहले मेरे सहयोगी हेमंत कुछ बातचीत किए थे, और मैं अब चाहता हूं कुछ ऐसे सवाल पूछना जो उसके द्वारा छूट गया था या फिर उनके द्वारा जो छूटा हुआ है। तो वही सारे सवालों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पीएचडी करने के बाद क्या क्या संभावनाएं हैं? पीएचडी एक एजुकेशन का सबसे बोले तो मतलब बड़ा डिग्री है। पीएचडी मतलब करना भी उतने आसान नहीं है, उनके लिए बहुत काफी मेहनत करना पड़ता है। जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है। सबसे पहले तो नेट पास करना ही अपने आप में एक मुश्किल है, बहुत बड़ा मुश्किल। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना हो, गाइड का प्रॉब्लम, सारी चीजें हैं। तो फिर भी पीएचडी करने के बाद क्या क्या संभावनाएं हैं? देखिए, ये इतने सारे चीजें आपने बता दी, उसको एक तपस्या के तौर पे ही बोलेंगे। तो इतने कठिन तपस्या पार करने के बाद भी
अभी संभावनाएं सबसे पहले तो बनता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो गए सबसे पहला। लेकिन बात यहाँ पे रही कि अगर समय समय पे अगर वैकेंसी आती है तो आप उसमें आपकी इतनी बड़ी जो उपाधि प्राप्त होती है, उपाधि को लेके आप एक सम्मानजनक लोग बनते हैं तो उनका सम्मान बना रहता है। लेकिन समय समय पे वैकेंसी नहीं आने के कारण लोग डॉक्टरेट करने के बाद वंचित हो जा रहे हैं। संभावनाएं व्यक्त करने के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप डिग्री होने के बाद में आप काफ़ी सारे चीज़ों को लेके आप पे गहन जानकारियाँ हो जाएगी, जिसको कि हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि झारखंड की जो कला संस्कृति है, हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं, वो देखते देखते क्या हो रहा है कि दूसरी संस्कृति यहाँ पे हावी हो जा रहा है। तो उसमें क्या है कि हमारे यहाँ के लोग संस्कृति को भूल जा रहे हैं, यहाँ की साहित्य को भूल जा रहे हैं। तो उसको कम से कम आप एक बचाव के तौर पे लोगों को सुझाव एक सही तरीके से आप दे सकते हैं। ये भी एक हमारे लिए एक संभावना व्यक्त हो सकती है कि संस्कृति को बचा सकते हैं, हम साहित्य को बचा सकते हैं। तो ये एक युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी आप बन सकते हैं, और जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी आप एक सजेशन के तौर पे साहित्य संस्कृति को कैसे बचाना है वो बता सकते हैं। तो अभी जैसे इन्होंने बताया कि पीएचडी करने के बाद कौन कौन सी संभावनाएं हैं, तो जैसे हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में झारखंड में कुछ इस तरह का विधि व्यवस्था है कि समय पर सभी विश्वविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहालियां नहीं हो रही, जिस वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी वगैरह कर चुके हैं, डॉक्टरेट की उपाधि ले चुके हैं, उसके बावजूद समुचित मौका नहीं मिलने के कारण वे असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर पीएचडी पास कर लेता है, पीएचडी कर लेता है तो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही उसके लिए मतलब मौका है। वे ऑनलाइन पढ़ा भी सकते हैं, और जैसे अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वे अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं। क्योंकि जो पीएचडी का एक स्टूडेंट रहता है तो उनमें जब पीएचडी करने के दौरान ही कुछ ऐसी ऐसी क्षमताएं विकसित हो जाती हैं कि वे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, समाज में कोई घटना हो या फिर कोई जैसे कहें कि कोई हम लोग का परंपरा है या फिर उनके बारे में गहन जानकारियां वो इकट्ठा कर सकते हैं, उनको किताबों के शक्ल में किताब छाप सकते हैं, समाचार पत्रों में छाप सकते हैं, फिर फ्रीलांस में काम भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया कि हमें किस तरह से अगर कोई पीएचडी करता है तो क्या क्या संभावनाएं हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक पीएचडी का स्टूडेंट, ठीक है, और एक सामान्य स्टूडेंट जो कि अभी वर्तमान में पीजी कर रहा है या फिर यूजी में है, दोनों के सोच में क्या अंतर होता है? पीएचडी करने की सोच की बात आई तो यहाँ पे होता क्या है कि जो स्टूडेंट एमए करता है वही स्टूडेंट कि कहीं ना कहीं उस दरमियान प्रेरणा लेकर ही वो पीएचडी करने आता है। तो एमए करने के दरमियान क्या होता है कि मुझे डिग्री हासिल करना है, तो वो सीधा सोचता है कि मुझे किस तरह से एग्जाम को क्वालिफाई करना है। लेकिन एक पीएचडी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी भी चीज को वो एक शोध के रूप में सोचते हैं कि आखिर हमारे यहाँ पे कोई भी अगर संस्कृति की ही बात करेंगे हम कि अगर कोई संस्कृति हमारे यहाँ पे लोगों में रुझान घट रहा है, उनका संगीत भूल रहा है, लोग उनका वाद्य यंत्र को कैसे प्ले करना है उसको भूल रहे हैं, तो ये सीधे एमए करने वाले स्टूडेंट नहीं सोचते हैं। ये पीएचडी करने वाले स्टूडेंट में ये खूबियां होती है कि आखिर ये चीज कैसे खत्म हो रहा है, क्योंकि जब हम एमए कर रहे थे तो सारा चीज था, लेकिन जब पीएचडी कर रहे हैं तो ये सब क्यों नहीं है। तो उस दरमियान ये हमें भी नहीं ज्ञान होता है कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है हमारे साथ में। तो इसमें होता है कि पीएचडी करने वाले स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं, इसको हमें हमारी युवा पीढ़ी जो आने वाले पीढ़ी है उनको इसकी जानकारियाँ देनी चाहिए, वरना ये तो सीधे खत्म हो जाएंगे और हमारे अस्तित्व मिट जाएंगे। ये पीएचडी करने वाले स्टूडेंट में ऐसी विचारधाराएं जगी हुई होती है। अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर, पीएचडी को लेकर। तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं भी वर्तमान में यूजीसी नेट का ही एक एस्पिरेंट हूं।
मैंने अभी तक 3 बार अटेम्प्ट किया है, उसमें से 2 बार मेरा नेट हो चुका है और 1 बार पीएचडी ओनली। तो ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने 3 बार अटेम्प्ट किया, इसमें से 1 बार पीएचडी ओनली सिर्फ हुआ, 1 बार सिर्फ नेट हुआ और 1 बार सिर्फ नेट हुआ। लेकिन उसमें एक कैच है। कैच क्या है कि उस बार हम लोग का जेआरएफ का जो कटअप था वो 174 था, लेकिन मेरा नंबर रहा 172। तो जो 1-2 नंबर से चूक गया, क्या उनके लिए सरकार कोई ऐसी योजनाएं चलाती हैं जिनसे कि उनको कुछ प्रोत्साहन दिया जा सके? जैसा अभी मैंने सुना है थोड़ा बहुत एनएफओबीसी, तो एनएफओबीसी किन लोगों को मिलता है, इसके लिए योग्यता क्या है? जैसे कि एनएफओबीसी का बात हुआ तो मेरा एनएफओबीसी में लिस्ट में नाम नहीं आया, तो शायद इसमें भी कोई एक योग्यता होती होगी। जी हाँ, होती है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि एनएफओबीसी ओबीसी स्टूडेंट के लिए होता है, जो कि नेशनल फेलोशिप ही होती है, जिसमें कि स्टूडेंट को जो पीएचडी करने में जो फेलोशिप मिलती है वो फेलोशिप उसमें भी मिलती है। सेम फेलोशिप मिलता है जेआरएफ वालों को और एनएफओबीसी को। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि एनएफओबीसी मिल सकता है उसी स्टूडेंट को जो कि जेआरएफ क्वालिफाई करने में 1 नंबर के लिए वंचित है, उसी को एनएफओबीसी मिलता है। लेकिन एनएफओबीसी में होता क्या है कि एनएफओबीसी स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ फेलोशिप ही मिल सकता है, क्योंकि जेआरएफ स्टूडेंट को उसमें फेलोशिप के साथ में उस वार्ड का एक पॉइंट भी मिलता है। नहीं, इसमें मैंने सुना था कि एक एज फैक्टर भी होता है कि जैसे एनएफओबीसी मान लीजिए 2 नंबर से, मतलब एक क्वेश्चन से एक, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर ही कहेंगे, तो 2 नंबर से मैं वंचित रह गया। इसी प्रकार हो सकते हैं और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो लोग भी क्वालिफाइड नहीं हुएंगे, तो कोई ना कोई तो एनएफओबीसी का लिस्ट में इनका नाम आया होगा। तो जहां तक मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था तो मुझे जहां तक पता चला कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि नेट से ही पीएचडी कर रहा हो या फिर जिनका मतलब एज क्रॉस होने वाला है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में हम लोगों को 35 साल तक ये मौका मिलता है, जो कि रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, सिर्फ जनरल को छोड़कर। बाकी एसटी, एससी, ओबीसी सभी को 35 सालों तक ये मौका मिलता है। तो मैंने ये सुना था कि जिनका एज का कटअप हाई होगा, मतलब जिनका बहुत जल्द खत्म होने वाला है, तो प्रेफरेंस शायद उनको दिया जाता है। तो इस हिसाब से हो सकता है कि मेरा एज अभी बाकी है 35 साल होने में बहुत सारा, तो इसीलिए हो सकता है मुझे नहीं मिला होगा, किसी जो कि अधिक एज का होगा या फिर जो पीएचडी कर रहा है उनको मिला होगा। तो क्या ये बिल्कुल सही जानकारी है मेरा या फिर इसमें कुछ और है? नहीं, बिल्कुल सही जानकारी है। इसमें एनएफओबीसी के लिए एज डिफरेंट देखा जाता है कि जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है उन्हीं को सिलेक्शन किया जाता है इसमें, क्योंकि एज कम वाले को थोड़ा नहीं लिया जाता है उसमें। हाँ, उनको मौका मिल सकता है क्योंकि उनको अलग मिल सकता है, वो लोग जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो खैर बढ़िया बात है। ये भी अगर किसी के मन में कोई सवाल हो कि एनएफओबीसी किस तरह से मिलता है नहीं मिलता है, तो ये भी एक मेन फैक्ट है, और इसके बारे में अगर आप लोग और जानकारियां इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट के माध्यम से जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। और एक बात है कि जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बार बार जेआरएफ, तो मन में सवाल आ रहा होगा जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर वे लोग सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हैं तो क्या वो पीएचडी नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं नेट क्वालिफाई। एक्चुअली पीएचडी करने के लिए आपका नेट ही एक मापदंड है पीएचडी करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नंबर लाते हैं, कुछ नंबर के कारण यूजीसी नेट से भी वो छूट जाते हैं, तो जिसके लिए कि एक पीएचडी कर दिए। पीएचडी करने के तात्पर्य के पीछे क्या है कि पहले विश्वविद्यालय अपना एंट्रेंस लेती थी, वो एंट्रेंस को विश्वविद्यालय ना कंडक्ट मतलब वो उसको रोक लगा दिया गया यूजीसी की ओर से, क्योंकि एक विश्वविद्यालय आयोग जो होता है कि पूरे विश्वविद्यालय को चलाता है, तो उन्होंने क्या किया ना कि उसका नियमावली में चेंज करके और एक कलम लगा दिया जिसमें कि ओनली फॉर पीएचडी, उसके बाद नेट, उसके बाद जेआरएफ। तो पीएचडी करने वाले के लिए नेट ही एक मापदंड है जो कि उस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। तो
अभी हम लोग बातचीत किए यहाँ पर यूजीसी नेट के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं और खास करके झारखंड से बिलोंग करते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड सरकार भी एक इसी तरह का एग्जाम का आयोजन कर रही है। पहले एक बार हो चुका था 2006 आसपास में, लेकिन फिर से इस बार से ये एग्जाम हो रहा है, जिसको हम लोग जेट बोलते हैं शॉर्ट में, और फुल नेम इसका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो स्टूडेंट यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वे लोग अब जेट के माध्यम से भी पीएचडी कर सकते हैं। यानी जेट का एग्जाम का वैल्यू और यूजीसी नेट का एग्जाम का वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा अंतर यह है कि जेट को सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो वे बाहर का भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूजीसी नेट क्या होता है कि नेशनल लेवल पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन सभी के बीच में हमें फाइट करना होता है। लेकिन जेट में क्या होगा, जो झारखंड के स्टूडेंट हैं वो झारखंड के विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने के लिए फाइट करेंगे। तो आप हमें ये बताइए कि जेट और नेट में बेसिक जो अंतर है वो क्या है? सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि जेट और नेट को लेके कि जेट जो होती है कि एक गवर्नमेंट जो होती है, सभी पूरे भारतवर्ष में सभी स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं सभी जगह पे, सभी राज्य में होते हैं। वैसे ही झारखंड में हो रहे हैं अभी की जेट का एग्जाम। और होता क्या है एक्चुअली, उसके लिए नेट का एग्जाम। तो नेट और जेट में विशेष करके अंतर ये है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो कि यहाँ के कैटेगरी वाइज जो सीट बटे हुए, मतलब रोस्टर निकाला जाता है कैटेगरी वाइज नियमावली को लेके। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ के जो कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं वो वंचित हो जाते हैं, क्योंकि वो यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जिसके लिए क्या कि एक जेटेट का एक माध्यम बना के झारखंड के गवर्नमेंट स्टूडेंट को एक मौका दिया है। दूसरी बात है कि नेट क्वालिफाइड और जेट क्वालिफाइड दोनों को सेम इक्विवेलेंट है। उसमें कुछ अलग अलग नहीं है। जो नेट में जो मान्यताएं हैं सेम चीज जेट में भी है, और जेट वाले बच्चों को भी वही मान्यता मिलेगा जो कि नेट है। और उसमें एक ही पॉइंट उसमें एग्जिट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली को लेके। अगर नेट है तो जेट की जरूरत नहीं है, और अगर नेट नहीं है तो आप जेट एग्जाम क्वालिफाई करके भी उस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब बात यहाँ पर मोटे तौर पर यही है कि जो बच्चे नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं वे अगर जेट भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो झारखंड के विश्वविद्यालयों में जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी तो उनको भी नेट के बराबर ही यहाँ पर मान्यता दी जाएगी, वे लोग भी उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि कई बार स्टूडेंट्स के मन में मैंने सुना है जेट और जेटेट में वे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जेट और जेटेट दोनों को सेम एग्जाम मानते हैं। आप बताइए कि जेट और जेटेट एग्जाम दोनों अलग अलग हैं या सेम हैं? जेटेट का एग्जाम जो होता है कि स्कूल में आप शिक्षक बन सकते हैं, और जेट से होता है कि आप विश्वविद्यालय में शिक्षक बन सकते हैं। यही दोनों में अंतर है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप जेट एग्जाम अलग होता है और जेटेट एग्जाम अलग होता है। तो बेसिकली हम लोग अभी जो सवाल किए थे इनसे कि जेट और जेटेट क्या सेम एग्जाम है या फिर अलग अलग है, तो आपने सुना कि जेट जो होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी का एग्जाम है। वहीं जेटेट झारखंड के जो सरकारी स्कूल हैं 1 से 8 तक के स्कूलों में बहाली के लिए जेटेट का आयोजन होता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में बहाली के लिए जेट का होता है। तो आपको जेट और जेटेट में इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे सभी का जोर होता है कि हमें जीआरएफ करना है, जीआरएफ करना है, क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो जीआरएफ क्वालिफाइड करते हैं तो उनको यूजीसी के तरफ से स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे हम लोग के यहाँ पर जेट का एग्जाम हो रहा है तो उसमें भी कही जा रही है कि स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बात तो क्लियर है कि जेट में भी दिया जाएगा, लेकिन मैंने सुना है कि जो नेट पास करते हैं उन्हें भी शायद सीएम स्कॉलरशिप मिलता है। गवर्नमेंट की ओर से एक सीएम स्कॉलरशिप देने की बात हुई है कि जो नेट क्वालिफाई बच्चे हैं जिनको कि पीएचडी करने में काफी मदद होगी, लेकिन अभी तक इसको किसी बच्चे को मिला नहीं है मेरे जानकारी में अभी तक।
और इसको हो सके कि गवर्नमेंट अभी इसको अलाउ नहीं किए हैं अपना ऑफिशियली तौर पे। जेट एग्जाम हो रहा है, उसमें भी जो बच्चे जो एलिजिबल होंगे पीएचडी के लिए, वो बच्चे भी शायद उनको भी उसमें मिल सकता है। लेकिन अभी एग्जाम कंडक्ट नहीं हो, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में ही पता चलेगा कि रिजल्ट आने के बाद में कि बच्चे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है फेलोशिप। तो स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि वर्तमान में जेट का जो एग्जाम हो रहा है, इसको जो क्वालिफाई करेंगे, कहा जा रहा है कि वे जब पीएचडी करेंगे तो उनको प्रत्येक महीना 25,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा। वही सीएम स्कॉलरशिप की बात करें तो इसमें 22,000 रुपये देने की बात है, लेकिन अभी तक वो किसी को मिला है या नहीं मिला है, हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है। लेकिन शायद वो नहीं मिल रहा होगा, नहीं तो किसी को सूचना मिल ही जाता। लेकिन जो सिर्फ नेट पास कर रहे हैं या फिर जेट पास कर रहे हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है, उन्हें भी स्कॉलरशिप योजना का लाभ मिलेगा। वही लोग भी अपना पीएचडी आसानी से कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि काफी लंबा इंटरव्यू हो गया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में जेट का भी एग्जाम होने वाला है और नेट का भी एग्जाम होने वाला है, लेकिन जेट का कब होगा इसका भी कोई डेट निर्धारित नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो आगे आने वाले दिनों में, यानी लगभग 40 से 50 दिनों में होने वाला है। तो हम लोगों को अंतिम समय में क्या ऐसा रणनीति रखना है कि जो हम लोगों का 1 नंबर से 2 नंबर से जेआरएफ क्वालिफाई करने से रह जाता है, उसको हम लोग कवर कर पाए। देखिए, इसके लिए हाल में 2 बार एग्जाम होता है तो 6 महीना समय मिलता है एक एग्जाम के लिए। अगर जो बच्चे शुरू से मेहनत नहीं करते हैं पूरा 6 महीने से कि एग्जाम फॉर्म भर दिए और हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में क्वालिफाई नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा कि उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे मटेरियल को सबसे पहले आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। कहीं कहीं से अपने दोस्त यारी से करना होगा, अपने जो पढ़े हैं जिस संस्थान से, वहाँ के शिक्षक लोगों से, यूट्यूब से हुआ, आपके हुआ, गूगल से हुआ, बहुत सारे इलेक्ट्रिक माध्यम भी है, उसके माध्यम से भी आप जानकारी लेके सारे मटेरियल को पहले कलेक्ट कीजिए। और कलेक्ट करने के बाद में आपकी जो 6 महीने की समय होती है, उस 6 महीना में आप उसको एक एक चीज को आप पढ़िए। पढ़ने के बाद में आपको वो सिलेबस जब तक रिकवर नहीं होगा तब तक जो 1-2 नंबर में जो वंचित होने वाली जो बात आ रही है, ये क्लियर नहीं होगा। अगर आप सारे सिलेबस को कवर करके जा रहे हैं और उसमें प्रयास करना है कि एक्चुअली जो यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए कम से कम जेआरएफ करने के लिए कि लोगों को एक 60% की कम से कम एक मार्क्स हमेशा होती है, तो उस मार्क्स को क्वालिफाई करने की आपको प्रयास करना होगा, जिसके लिए आपको पूरा सिलेबस को बढ़िया से रिकवर करना है और अंतिम समय में उसको जो अधूरा है, उसको जो छूटा हुआ है, उसको भी पढ़ के आपको रिकवर करके जाना है, ताकि मेरा दूसरा बार वो एग्जाम में ना छूटे और हम उस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएं। बहुत अच्छा। तो जो लोग अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं अच्छे से और बचे हुए समय में तैयारियां करना चाहते हैं, तो इनके अनुसार आप लोग जो आपका कमजोर कड़ी है या फिर सारी चीजों को रिवीजन करने का प्रयास करें। इससे निश्चित तौर पर आपका जो 1 नंबर 2 नंबर से हर बार यूजीसी नेट होते होते रह जाता है, वो आप आसानी से पार कर लेंगे। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, पेपर 1 की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट किताब कौन सी है? पेपर 1 की जो एग्जाम होते हैं वो तो जनरल पेपर होती है, तो उसके लिए सभी किताब कोई खराब नहीं होती है, सभी किताब बढ़िया ही होते हैं, ठीक है। जिसमें भी कोई आर्यंत का किताब होता है, आर्यंत का होता है, और भी उपकार का है, इसके बाद आपके बहुत सारे राइटर का है, तो केवीएस मदान का है। तो हमने बोलेंगे कि जो सिलेबस यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग उस किताब में पूरी प्रिंटेड है कि उसको रिकवर करने से आपकी जो सिलेबस है, हमको लगता है जहां तक कि आप सिलेबस को पूरा नजदीक से आप समझ सकते हैं। वो सेम टू सेम तो रहता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेबस को फ्लो कर रहा है वो किताब और ऑथेंटिक चीजों को लिखा गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो किताब कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर के लिए बहुत अच्छे हैं, जो कि केवीएस मदान और अंशुवाला मदान का लिखा हुआ ये पुस्तक है। तो पेपर 1 के लिए आप लोग केवीएस मदान को प्रीफर कर सकते हैं। बाकी किताब भी अच्छे हैं जो आपके
जो भी सिलेबस है उसको कवर करते हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस किताब पर भी अगर आप एक बार चाहें तो फोकस कर सकते हैं। अब मैं जानना चाहूँगा, ऐसे तो जैसे जो नेशनल लेवल पर एग्जाम हो रहे हैं तो वहाँ पर अन्य अन्य भाषाओं का होता है जो कि नेशनल लेवल पर चलता है, लेकिन जैसे हम लोगों के झारखंड में जो TRL है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि 5 जनजातीय भाषाएं हैं और 4 क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो उनका तैयारी हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, 5 जनजातीय भाषाएं हुआ, 4 क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो ये तो अपने आप में समृद्ध नहीं है, इसीलिए अगर कोई स्टूडेंट अगर कुड़माली में पढ़ रहा है तो सिर्फ उसमें ये दिमाग में बैठा के ना चले कि मुझे सिर्फ कुड़माल से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कोई बच्चा अगर पंचपरगनिया में है तो उनको ये ना लगे कि हम पंचपरगनिया में ही मतलब क्वेश्चन आएगा, भाई पूरा पंचपरगनिया बैठ के मतलब पढ़ के हम एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। बात यहाँ आ रहा है कि ये जो भाषाएं हैं, ये पहले की जब शुरुआती दौर में एक ही मतलब समूह के अंदर में रखा गया था, जिसको हम लोग जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग कहते थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि विश्वविद्यालय इसको धीरे धीरे कि इनकी भाषा विकसित होते गया और भाषा के साहित्य भी विकसित होते गया, इसका स्टूडेंट बढ़ने लगे, इनके क्षेत्र बढ़ने लगा, उसी हिसाब से इसको कि जनजातीय क्षेत्रीय भाषाएं कर दिए। तो ये चीज सिर्फ विश्वविद्यालय में हुआ है, लेकिन UGC को ये नहीं पता है। तो UGC में क्या करता है कि पूरा के 9 भाषाओं को मिला के एक साथ में एग्जाम लेता है। अच्छा, एक साथ में लेता है, तो 9 भाषा पढ़ने की इसमें जरूरत है। और उसके अलावा उनमें जो साइड पेपर है उसको भी पढ़ने की जरूरत है। सारे पेपर को मिला के क्वेश्चन कंडक्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये सवाल मेरा पूछने का तात्पर्य ये था कि जैसे हम सभी जानते हैं झारखंड में हम लोग तभी से बात कर रहे हैं 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं हैं, जिसमें से हम सभी जानते हैं अगर जनजातीय भाषाओं की बात करें तो संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, हो, खड़िया, ये 5 जनजातीय भाषाएं हैं। वहीं पे क्षेत्रीय भाषाओं की हम बात करें तो इसमें नागपुरी, कुड़माली, खोरठा और पंचपरगनिया भाषाएं हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट के मन में एक क्या रहता है कि कंफ्यूजन रहता है। जो मान लीजिए अगर कोई कुड़माली से PG कर रहा है तो उसको मन में ये लगता है कि मेरा सिर्फ कुड़माली से ही प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कुड़माली का तैयारी करते हैं। कुड़माली का जितना भी किताब है वो लोग सारे पढ़ डालते हैं। उसी तरह से मान लीजिए कोई पंचपरगनिया से तैयारी कर रहा है तो उसका फोकस क्या होता है कि वो सिर्फ पंचपरगनिया के किताबों पर ही अपना फोकस करता है। तो यहाँ पर इस बात से क्लियर हो जाता है कि हमें सिर्फ एक भाषा का किताब को ही नहीं पढ़ना है, यानी 9 के 9 भाषा हैं, उन सभी के साहित्य को हमें पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर जो पेपर 2 होता है हम लोग का, पेपर 2 में 9 के 9 भाषाओं का प्रश्न यहाँ पर कंपाइल रहता है और 9 का 9 भाषाओं से प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावे यहाँ पर हिंदी साहित्य का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोगों को 9 भाषाओं के अलावे हिंदी साहित्य पर भी विशेष जोर देने की जरूरत है, तभी हम लोग नेट JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। आपसे अब पूछना चाहूंगा, आप लगभग PhD का जो ड्यूरेशन है वो समाप्त होने वाला है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि PhD कंप्लीट होने के बाद आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? योजना तो बनाना तो पड़ता है, क्योंकि बिना योजना का कोई भी कंप्लीट नहीं होता है। तो अभी PhD कंप्लीट होने में हमारा अभी 1 से 1.5 साल अभी बाकी है और इसमें संभावनाएं मुझे लग रहा है कि सरकार की ओर से, क्योंकि 2018 में बहाली होने के बाद में अभी तक बहाली हुआ नहीं। अगर इसी दरमियान अगर आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति तो शायद हम उसमें एलिजिबल हो पाएंगे। और यही उम्मीद है कि मुझे PhD की डिग्री मिल जाएगी और उसके लिए मैं पूरी तरह से एलिजिबल हो जाऊंगा। और भी हमें एलिजिबल होने के बाद अगर हम उसको अप्लाई करते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना तो एक डिग्री ही रह जाएगा। लेकिन वो तो अलग बात है, लेकिन डिग्री भी कंप्लीट करना जरूरी है। अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, होने दीजिए पहले। हाँ, तो वैसे तो ये सवाल मुझे लास्ट में पूछना था, लेकिन ये सवाल मैंने पहले ही पूछ दिया, कोई बात नहीं। और हम लोग आशा करते हैं कि
जब इनका पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा, ये बहुत अच्छा अपने फील्ड में करेंगे। लेकिन मेरे मन में और एक सवाल आ रहा है, क्योंकि हम लोग जब क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं हमारे खून में ही एक गुण होता है, वो होता है हम लोग का जो लोक संगीत है, लोक नृत्य है, उन सभी से प्रेम। मैंने देखा है कई बार आपको, आप भी यहाँ जो हम लोग का लोक नृत्य हो, लोकगीत हो, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं भी लेता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद को इससे अलग नहीं करता हूँ। मैं भी थोड़ा बहुत गाने का प्रयास करता हूँ, ये भी गाने का भी प्रयास करते हैं और नगाड़ा वगैरह भी बहुत अच्छे से बजाते हैं। तो क्या अगर कोई स्टूडेंट ऐसा आता है, जैसे कि मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब मैं पीजी में नहीं आया था, यहाँ पर क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो इतना लोक साहित्य या फिर ये जो लोक संगीत है, लोक नृत्य, इनसे इतना प्रेम नहीं था। तो क्या ऐसा गुण है इस भाषा में या फिर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में कि वो जैसे ही पीजी वगैरह में घुस जाता है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, ऑटोमेटिकली उसका झुकाव अपना लोक संगीत, लोक साहित्य, लोक नृत्य की ओर हो जाता है? सबसे पहले बात है कि इस भाषाओं को पढ़ने वाले सारे बच्चे कि हम लोग गांव घरों से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, क्योंकि शहर के लोग इस भाषा को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि शहर के लोगों को इस भाषा को लेके कुछ आइडिया ही नहीं है, आखिर भाषा में होता क्या है, क्या नहीं होता है, इसमें भी कोई स्कोप है नहीं, इस तरह का ये लोग अक्सर बोलते हैं। लेकिन गांव घर के जो लोग होते हैं कि वो अपने हर एक परंपराओं से जुड़े हुए होते हैं, और वो जो परंपराएं हैं उनको आके विश्वविद्यालय स्तर में जब वो एडमिशन लेते हैं कि मतलब उस भाषा में एमए करते हैं, तो जब पढ़ाई करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे कि अपना ही भाषा में पढ़ाई करना है, अपना ही पर्व त्योहार को जानना है। तो होता क्या है कि वो एक साहित्य का भाग है, साहित्य का भाग है। जहां तक बात होता है कि हमारे यहाँ पे कि ये जो मतलब 9 के 9 भाषाएं हैं, इसमें जो लोक साहित्य है इतने भरा पूरा है कि लोगों को अपने और ऑटोमेटिक आकर्षित कर देता है, जिससे कि लोगों को लोकगीत की ओर मतलब खिंचाव, गुनगुनाना, उसके बाद यहाँ के पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है उसको बजाना ये क्या करता है कि लोग ऑटोमेटिक है कि आकर्षित हो जाते हैं। तो ये इनका एक गुण है इस साहित्य में, और उसके बिना ही ये जो भाषा पढ़ रहे हैं हम लोग, लिख रहे हैं, ये एक अधूरा सा लगता है। और कहीं ना कहीं हर एक लोगों को गीत संगीत तो मतलब कोई भी लोग हो जिसको कि संगीत और ये पसंद होता ही होता है, वाद्य यंत्र पसंद होता ही है। और वहाँ पे क्या होता है कि एक समूह में लोग रहता है, तो नहीं हम भी करें ट्राई, शायद हम भी कर सकते हैं, और लोग इसी के लिए वहाँ पे लोगों में एक रुझान सा आ जाता है, और लोग ऑटोमेटिक है कि अपना भाई सबका अपना, अगर गांव घर का मिट्टी का बात है वहाँ पे, तो लोग ऑटोमेटिक है कि उसको करने लगेंगे ही कि नहीं ये तो अपना ही है, हम क्यों ना करें इसको, हम किसे छोड़ दें जबकि हम इसको पढ़ रहे हैं। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमारा रांची विश्वविद्यालय का जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा विभाग है, उसके अलावा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में जितने भी 9 भाषा की पढ़ाई होती है, तो यहाँ पर एक ऐसा माहौल रहता है कि हम लोग सरहुल में, कर्मा में, मतलब ऑटोमेटिकली हम लोगों का ऐसा होता है कि जैसे ही सरहुल पहुंचने वाला होता है, करम पूजा पहुंचने वाला होता है, तो हम लोग लगभग 10 दिन 15 दिन पहले से ही गीत संगीत का तैयारी करने लगते हैं। इससे होता क्या है कि जो बच्चे वहां पर जाते हैं उनको, अगर होता ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों का परवरिश ऐसे जगह में होता है, हो सकता है कि सभी गांवों में नाच डेग नहीं होता हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक ऐसा माहौल मिलता है जहाँ पर हम लोग नाचते हैं, गाते हैं सब एक साथ। तो वहां पर जब हम लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ, पारंपरिक गीतों के साथ, लोक गीतों के साथ हम लोग नाच या फिर गाना शुरू करते हैं, तो स्वतः क्या होता है कि स्टूडेंट का मन ऑटोमेटिकली इसमें बदल जाता है और उसका झुकाव कला संस्कृति की ओर हो जाता है। तो यही कारण, जहां तक मुझे इनकी बातों से भी यही लगता है, और मैं भी वही सोचता हूँ कि जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई करते हैं, कला संस्कृति की ओर स्वतः वो लोग झुक जाते हैं। तो अभी हमने बात किया यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को पढ़ते हैं, उनका स्वतः कला संस्कृति लोक संगीत की ओर झुकाव हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि अशोक जी भी कुड़माली में बहुत अच्छा गाते हैं, तो हम सभी चाहते हैं कि इनसे एक कुड़माली में कोई गाना आप सुना दीजिए।
गाते तो हैं, जबकि क्षेत्रीय भाषा के हम एक विद्यार्थी हैं, तो ये गुण तो होना ही चाहिए बिल्कुल गीत बिल्कुल। संगीत के प्रति। और वही वहीं से हमारा जो पहचान है, वहीं से हमारा साहित्य शुरू होती है। तो चलिए, आप अपने जब बोले तो हम एक गाना सुना देते हैं, जो कि हम कुड़माली भाषा में है, क्योंकि हम कुड़माली के विद्यार्थी हैं, तो विशेष करके उसमें मेरा ज्यादा ही खिंचाव है। बिल्कुल बिल्कुल। कुड़माली में एक बहुत ही फेमस गीत है, जो कि कुड़माली भाषी क्षेत्र में जैसे ही वहाँ पे ढोल और नगाड़ा का थाप शुरू होता है, तो लोगों के मुंह में सबसे पहले वही गीत रहता है, छोटो मोटो या खोड़ा ये भाई गोटा गावे के भेसुरा नाचे गे, ये हो नाचे गे, मोके छोलो के ना बने को नाचे गे, मोके छोलो के ना बने को नाचे गे, खावा दावा करी सांझे अरे जहाँ जोदी मने करीछे नहाई हेती, ए हो नहाई हेती, मोके उठी के बिहाने को नहाई हेती, मोके उठी के बिहाने को नहाई हेती। ये जो गीत है कहीं न कहीं स्त्री और पुरुष के अखड़ा की ओर जो खिंचाव है, उसमें एक समाज की जो परंपरा है कि भैंसुर वासिन को कि सभी को आकर्षित करता है, लेकिन वहां पे होता है कि हम अगर वहां, मेरा मन तो खिंचाव करता है कि हम जाके अखाड़ा में नाचे, झूमे मांदर और ढोल नगाड़े की थाप में, लेकिन बात यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, वहां पे मेरा भैंसुर भी है। अगर हम वहां नाचने जाते हैं तो फिर हमको आके सुबह नहाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरा जो घर की सासू माँ है वो गाली देगी। तो इसमें क्या कि ये एक सामाजिक अस्पृश्यता को भी दिखाता है, और इस अस्पृश्यता के बाद भी एक मतलब संस्कृति के प्रति लोगों के रुझान को भी दिखाया जाता है। तो हम लोगों के गीत संगीत में भी देखिए कैसे देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोगों का जो समाज है, खास करके ग्रामीण परिवेश, वहां पर रिश्तों का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि रिश्ते वहां पर इस तरह से निभाए जाते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए इस गाने में सिर्फ नाचने गाने देखने का बात हो रहा है, लेकिन वहां पर देखिए किस तरह की बात है कि वो स्त्री कह रहे हैं कि वहां पर भैंसुर वासिन या फिर ससुर वगैरह होंगे। तो देखिए गाँव में इस तरह का है ना कि खुलेआम इस तरह का नाच देख होता तो है, नहीं होता ऐसी बात नहीं, लेकिन जो रिश्ता का एक दायरा है उसको देखते हुए ही होता है। हाँ, तो यही इस गाना में दिखाया गया है। गाना से ही झलकता है, गाना से यही झलकता है। हाँ, लेकिन बात ये है कि आप और हमारे बीच में परिचय जो है, एक मैंने इसमें अपरिचय का कोई बात ही नहीं है कि हमारे दोनों का बीच में एक बहुत पुराना परिचय है। तो हमने भी आपको देखा है कि आपने भी 5 परगनिया विभाग में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। तो आपको हम अक्सर देखते थे कि करम में, सरूल में, टुसू में अपने सारे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते थे, जिसमें कि अपने बहुत सुंदर ही गीतों की प्रस्तुति देते थे। तो एक तो आपके तरफ से भी एक छोटा सा 5 परगनिया का गीत हो जाए। जी जरूर, जैसा आपने कहा और हम लोगों ने इसका चर्चा भी पहले ही किया, तो पहले इतना गीत संगीत की तरफ मेरा भी झुकाव नहीं था, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, तो उसी दौरान मेरा भी झुकाव गीत संगीत की ओर हुआ और उसी में मैं भी रम गया। तो जैसा इन्होंने कहा कि मुझे एक छोटा सा गाना सुनाने के लिए, तो पूरा गाना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक बहादुर गीत है जिसका मैं एक कली आपको मतलब कली मतलब शुरू वाला सुनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। लोके बोले दधिच नगरे हईल लोके बोले दधिच
নগরে হইল পরাণ কাঁদে যশোদার ঘরে, এ ভাই পরাণ কাঁদে যশোদার ঘরে, চল দাদা মথুরা নগরে। ও মরি হায় রে হায়, হায় রে গো মরি হায় রে হায়, পরাণ কাঁদে যশোদার ঘরে, এ ভাই পরাণ কাঁদে যশোদার ঘরে, চল दादा मथुरा नगरे। तो इस गाने में भगवान कृष्ण का बाल लीला का बात है, तो यही मैंने सुनाने का प्रयास किया है। जैसा भी हो, मैंने बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे प्रयास करते हैं और ऐसी प्रयास होते रहना चाहिए, तभी हम लोग अपना संस्कृति को जागरूक कर सकते हैं। पढ़ाई के स्तर पर हम लोग जो अपना है साहित्य वगैरह उसकी रक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन जो ये हम लोग का लोक संस्कृति है, गीत है, संगीत है, नाच है, इसको समृद्ध करने के लिए, इसको बचाने के लिए हमें गीत संगीत में उतरना ही पड़ेगा। और खास करके जहां तक मुझे लगता है कि जो ये शैक्षणिक संस्थान है, खास करके विश्वविद्यालय स्तर पर, हम लोग इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, कर रहे हैं, और इसका रुझान हमें देखने को भी मिल रहा है। जिस तरह से यहाँ कार्यक्रम होते हैं उसको सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग देखते हैं और बहुत लोग जान रहे हैं कि भाई शैक्षणिक संस्थानों में भी इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। तो खैर, आज हमारी बातचीत थी यूजीसी नेट की ओर, लेकिन जानते हैं कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के हम लोग छात्र हैं, तो कहीं ना कहीं गीत संगीत की ओर हम लोग चले ही जाएंगे। और ऐसा कहा भी जाता है कि कोई भी कार्यक्रम हो हम लोग का क्षेत्रीय भाषा वाला, और यदि गीत संगीत ना हो तो वो कार्यक्रम अधूरा रह जाता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि शायद इससे पूर्ण हो गया होगा। एकदम पूर्ण हो गया है, एकदम पूर्ण हो गया है ना। इसके बिना ही तो अधूरा रहता है। तो ये जब आ गया तो पूर्ण होना ही होना है, निश्चित रूप से। तो फिर से हम लोग अंत में मूल विषय पर आते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वैसे ही स्टूडेंट जो कि यूजीसी नेट या फिर जेट की तैयारी कर रहे हैं, आशा करते हैं आपका जो मन में सवाल होगा या फिर आपका जो भी दुविधा होगा किस तरह से तैयारी करें या फिर कौन कौन सी चीजें इसके लिए सहायक हो सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया था, एक वैसे शख्स से बात करने का जो इसको क्वालिफाई कर चुके हैं, वर्तमान में पीएचडी कर रहे हैं। तो आशा करते हैं इनके अनुभव का आपको, हमको, हम सभी को लाभ होगा और इससे आपकी तैयारियों में भी सहूलियत हो सकता है। और हम लोगों की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं होंगी जो वर्तमान में अभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले महीनों में इसका एग्जाम होने वाला है, वो लोग भी इसको देखकर लाभान्वित होंगे और अपने यूजीसी नेट के एग्जाम में जरूर सफल होंगे। तो हेमंत टॉक्स यूट्यूब चैनल के इस विशेष कार्यक्रम 5 परगना के व्यक्तित्व में हम आज आप सभी की मुलाकात करा रहे थे अशोक कुमार पुराण जी से, जो वर्तमान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से कुरमाली भाषा में पीएचडी कर रहे हैं। आगे हम लोग इस कार्यक्रम में और भी 5 परगना के बहुत ही जो नामचीन कलाकार हैं या फिर नामचीन व्यक्तित्व हैं, उनसे मुलाकात कराने का प्रयास करेंगे। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कोई और भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा है और अगर आपको थोड़ा सा वीडियो यूजफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।